नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है, सिंधु जल संधि। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया की उन संधियों में से है जो सफल भी मानी जाती है, पर विवादित भी लगातार रहती है। सही। हमारे पास जो स्रोत है, सिंधु जल संधि एक स्थायी विवाद, उसी के आधार पर हम आज इसकी गहराई में उतरेंगे। मकसद यही है कि इसके जरूरी पहलू समझें, इसका इतिहास और आज क्या स्थिति है। और ये समझना जरूरी भी है। देखिए, 1960 में जब ये संधि हुई, भारत पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर बंटवारे के बाद से ही काफी तनाव था। हाँ, तो माहौल काफी गर्म रहा होगा। बिल्कुल। तो विश्व बैंक बीच में आया और फिर 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री नेहरू और उधर राष्ट्रपति अयूब खान, उन्होंने कराची में इस पर दस्तखत किए। तो ये संधि इसने किया क्या असल में? मतलब नदियों का बंटवारा कैसे हुआ? हाँ, देखिए, इसमें सिंधु नदी प्रणाली की जो 6 मुख्य नदियां हैं, उनका बंटवारा हुआ। 3 पूर्वी नदियां, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका पूरा कंट्रोल, इस्तेमाल का हक वो भारत को मिला। ओके, पूर्वी नदियां भारत को, और जो 3 पश्चिमी नदियां थीं, सिंधु, झेलम और चेनाब, उनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पानी के इस्तेमाल का अधिकार उन्हें मिला। लेकिन ये जो पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को मिलीं, क्या भारत उन पर कुछ भी नहीं कर सकता? मतलब पानी बह रहा है भारत से होकर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संधि में ये साफ है कि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर सीमित अधिकार हैं। जैसे बिजली बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, जिसे रन ऑफ द रिवर कहते हैं। अच्छा, मतलब पानी रोकना नहीं है उसमें। हाँ, बिना पानी के बहाव को रोके या जमा किए। इसके अलावा सिंचाई के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी सीमित पानी ले सकता है, बशर्ते यह है कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी के नेचुरल फ्लो पर बड़ा असर ना पड़े। समझ गई। और पाकिस्तान के लिए ये संधि इतनी अहम क्यों है? स्रोत में इसे जीवन रेखा कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो खेती है उसका लगभग 80% पानी इसी सिंधु बेसिन से आता है। आप सोचिए, 80%। हाँ। ये सिर्फ खेती नहीं, ये उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी पूरी इकोनॉमी और स्टेबिलिटी के लिए बुनियाद है। हाँ, 80% तो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से शायद पानी को लेकर वो इतने संवेदनशील हैं। बिल्कुल, यहीं से सारे विवाद शुरू होते हैं। पाकिस्तान का मुख्य आरोप यही रहता है कि भारत जो पश्चिमी नदियों पर बांध बना रहा है, जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट या रैटल प्रोजेक्ट। हाँ, इनका नाम सुना है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स संधि की शर्तों का उल्लंघन है। उन्हें लगता है कि इनके डिजाइन से उनके हिस्से के पानी का बहाव कम होगा। और भारत का क्या कहना है इस पर? भारत लगातार यही कहता है कि ये सारे प्रोजेक्ट संधि के दायरे में ही हैं। जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन संधि में तय हैं, उन्हीं के हिसाब से बने हैं। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे पानी के बहाव में कोई खास कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर जनवरी 2023 में भारत ने वो बड़ा कदम उठाया। 60 साल में पहली बार संधि की समीक्षा की मांग कर दी विश्व बैंक से। ये क्यों हुआ? हाँ, वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। भारत ने नोटिस देकर कहा कि संधि में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाए। भारत का तर्क ये है कि पाकिस्तान संधि को लागू करने में कह सकते हैं कि अड़ियल रवैया दिखा रहा है। अच्छा। हाँ, और जो विवाद सुलझाने का मैकेनिज्म है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसके पीछे मतलब एक व्यापक संदर्भ भी देखा जाता है, जैसे सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा, कि अगर रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं तो संधि के फायदे एक तरफा क्यों मिलते रहें। तो क्या भारत अब संधि को तोड़ने की सोच रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, संधि में एक तरफा इसे खत्म करने का कोई सीधा रास्ता नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, स्रोत ये इशारा करता है कि भारत संधि को तोड़े बिना अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पश्चिमी नदियों पर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने की इजाज़त है, उन्हें तेज़ी से पूरा करना, अपने हिस्से के पानी का जो उसे मिलना चाहिए उसका पूरा उपयोग करना, हो सकता है उस पानी को जम्मू कश्मीर या पंजाब की तरफ मोड़ना। ये सब संधि के दायरे में रहते हुए किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा भूगोल देखें तो सिंधु नदी कहाँ से शुरू होती है? हाँ, ये भी जानना दिलचस्प है। ये नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, फिर भारत में लद्दाख से बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है, आखिर में अरब सागर में मिल जाती है। तो ये एक सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय नदी है। सही। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से चली आ रही ये संधि क्या आगे भी चलेगी, या तनाव बना रहेगा, या कुछ बदलेगा? ये मिलियन डॉलर सवाल है, कह सकते हैं। देखिए, संधि ने बहुत कुछ झेला है, युद्ध देखे, तनाव देखे, फिर भी बनी रही। ये इसकी मजबूती दिखाता है। पर अब चुनौतियां नहीं हैं। बढ़ती आबादी, पानी की ज़रूरतें,
क्लाइमेट चेंज का असर। हाँ, क्लाइमेट चेंज तो बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, और दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक माहौल बदलता रहता है वो भी दबाव डालता है। भारत की संशोधन की मांग ने एक नई अनिश्चितता तो पैदा कर ही दी है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ पानी बांटने का कागज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो पड़ोसियों के जटिल रिश्ते, इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और पानी पर जो डिप्लोमेसी होती है उसका एक जीता जागता नमूना है। इसका भविष्य इसी पर टिका है कि दोनों देश बदलते हुए हालात में, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हों या पर्यावरण से जुड़ें, उनमें तालमेल कैसे बिठाते हैं। और शायद ये भी सोचना होगा कि क्या भविष्य में पानी के मैनेजमेंट के लिए कोई नया, ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीका हो सकता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है आगे देखने के लिए। क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन सकता है जो आज की और आने वाले कल की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके? ये सोचना जरूरी है।